MBA एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने अभी तक जो देखा है उसे हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा, शुरुआत की थी लैंग्वेज से। लैंग्वेज क्या है? ये भाव या विचारों की अभिव्यक्ति का ओरल फॉर्म है और किसी भाषा को लिखित रूप देने के लिए कुछ लेटर्स का प्रयोग किया जाता है। उन लेटर्स की आकृति या संरचना कैसी होगी, इसी को क्या कहते हैं? हम उस लैंग्वेज की स्क्रिप्ट कहते हैं। यानी हम कह लें भाव या विचारों की अभिव्यक्ति का जो रिटन फॉर्म है, यानी किसी भाषा को लिखित रूप जो दिया जाता है वो क्या है? वो उस भाषा की स्क्रिप्ट होती है। उसके बाद हम एक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? एक लैंग्वेज, इंग्लिश। तो किसी भी लैंग्वेज का कुछ टेक्निकल टर्म होता है उस फील्ड का, उसको हम क्या कहते हैं? जॉर्गन कहते हैं। जिसके क्रम में हमने देखा पहला कि क्या अल्फ़ाबेट देखा। अल्फ़ाबेट क्या है? कि उस भाषा यानी उस लैंग्वेज को प्रदर्शित करने के लिए जितने लेटर्स की ज़रूरत पड़ रही है उन सभी लेटर्स का ग्रुप क्या कहलाता है? वो अल्फ़ाबेट कहलाता है उस लैंग्वेज का। और यदि उसी अल्फ़ाबेट में से हम एक सिंगल कैरेक्टर को की बात करें तो उसे हम उस लैंग्वेज का लेटर कहते हैं, यानी हिंदी में अक्षर या वर्ण कहते हैं। अब ये जो ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, यानी जो अल्फ़ाबेट है उस भाषा का, इसे दो भागों में बांट लिया था हमने। एक को वॉवेल कहा था, एक को कॉन्सोनेंट कहा था। जहाँ पे यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल जो है वो 26 लेटर्स हैं, जिसमें से 5 लेटर्स वॉवेल हैं और 21 कॉन्सोनेंट है। ये हमने जाना था। फिर हमने जाना था ये जो किसी भाषा को प्रदर्शित करने के लिए टोटल जो जितने लेटर्स प्रयोग हो रहे हैं उन लेटर्स को कुछ निश्चित नियमों के तहत जोड़ा जाता है, निश्चित नियमों के तहत एक साथ रखा जाता है। जब एक साथ रखा जाता है तो उससे क्या होता है? आगे कोई मीनिंगफुल वर्ड बन जाता है। तो ये जो किस निश्चित नियम के तहत रखा जा रहा है उन लेटर्स को या आगे लेटर्स के बाद क्या? लेटर्स के बाद वर्ड बनेगा, वर्ड को कुछ निश्चित नियमों के तहत एक साथ रखा जाएगा। तो ये जो निश्चित नियम है वो उस लैंग्वेज का क्या कहलाता है? ग्रामर कहलाता है। तो हमने क्या पढ़ा? ग्रामर क्या है? ग्रामर क्या है कि जो किसी भाषा को जिन लेटर्स से प्रदर्शित किया जा रहा है उन लेटर्स को एक साथ रखने के लिए कुछ निश्चित नियमों का पालन किया जाता है। इसी नियमों का समूह जो है वो क्या कहलाएगा? वो उस लैंग्वेज का ग्रामर कहलाता है। फिर हमने देखा अब हमने ग्रामर के आधार पे अब रखना शुरू किया। जब कुछ लेटर्स को हम एक साथ रखते हैं तो क्या करता है? और अगर उसे हम कुछ लेटर्स को एक साथ रखने पे एक वर्ड बनता है जो मीनिंगफुल होता है, यानी उसकी एक मीनिंग होती है, उसका एक अर्थ होता है, हम कह लें, ठीक है, उसका एक अर्थ होता है। तो अगर वो सिंगल ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, हम कह लें अगर वो सिंगल साउंड उत्पन्न कर रहा है तो क्या होगा? वो सिंगल, उसे हम ऐसे में हमने पढ़ा था, सिलेबल पढ़ा था। सिलेबल क्या पढ़ा था? कि भाई जिससे केवल एक सिंगल साउंड उत्पन्न हो, यानी लेटर्स का एक ऐसा ग्रुप जिनसे एक सिंगल साउंड उत्पन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सिलेबल कहते हैं। यानी कि एक ही वर्ड में हमने देखा था, एक वर्ड में कई सिलेबल हो सकते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं शब्दांश, यानी शब्द का एक अंश बनाता है ये, ठीक है ना। इसका मतलब ये सिलेबल जो होगा, सिलेबल एक सिलेबल की बात करें तो ये मीनिंगफुल नहीं होगा, इसकी कोई मीनिंग नहीं होगी, मीनिंग नहीं देगा। लेकिन कई सिलेबल मिल करके जब एक वर्ड बनाएंगे तो वो मीनिंगफुल होगा। तो हमने यहाँ सिलेबल देख लिया था। अगला हमने यहाँ पे वर्ड देख लिया था। फिर वर्ड क्या था? वर्ड ये कई लेटर्स का एक ग्रुप था जो क्या था? जो मीनिंगफुल था। तो हमने यहाँ पे फिर वर्ड की बात की थी कि ये 8 प्रकार के होते हैं। अब ये वर्ड जो बन जाएंगे इनको क्या है? इनको नाम दिया जा रहा है। ये मीनिंगफुल कैसे हो रहे हैं? मीनिंगफुल में हो रहे हैं कि इनको 8 ये जो कार्य करते हैं, मीनिंगफुल होने पे ये जो कार्य करते हैं या जो अर्थ देते हैं उसके आधार पे इन्हें 8 प्रकार के नाम दिए जा सकते हैं। और उन्हीं 8 प्रकार को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये हमने देख लिया था। आज हम देखने वाले थे कि भाई जब अभी तक हमने पढ़ लिया लेटर्स को एक साथ रखा तो सिलेबल बना, और कई लेटर्स को, कई सिलेबल को कह लें हम, कई सिलेबल को एक साथ रखा, कई सिलेबल एक साथ हुए तो क्या बना? एक वर्ड बना। आगे हम पढ़ेंगे कई वर्ड को एक साथ रख लेते हैं तो क्या बनता है? हमने बात की थी फ्रेज बनता है, फ्रेज बनता है। और कई लेटर्स को ही कई वर्ड को ही एक साथ रख लेते हैं तो क्लास भी बनता है। और कई वर्ड को एक साथ रख लेते हैं निश्चित नियमों के तहत सेंटेंस बनता है। तो हम पहले फ्रेज देख लेते हैं। तो हमें इन तीनों में अंतर करना होगा। तो फ्रेज क्या होता है?
फ्रेज क्या है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी ये भी ये क्या शब्दों का समूह है जो क्या करता है, ये इनकम्प्लीट सेंस देगा। यानी हम कहें कि ये पूरी तरीके से कंप्लीट रूप से भाव नहीं देगा, ये कंप्लीट भाव नहीं देगा। भाव में क्या होगा, ये सेंस में इनकम्प्लीट सेंस बनाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये क्या होगा, ये किसी एक सेंटेंस का एक पार्ट होगा। यानी कि अगर हम यहाँ की बात करें तो अभी हम बात कर रहे थे कि ये सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। अभी हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई ये क्या है, ये कई वर्डों के समूह को हम कह तो देंगे, कई वर्ड्स के ग्रुप को हम फ्रेज तो कह देंगे, लेकिन ये फ्रेज क्या है, ये सेंटेंस का ही एक भाग होगा। इसका मतलब ये निकल के आया कि किसी एक सेंटेंस में क्या होंगे, ये समाहित होंगे। यानी फ्रेज क्या है, एक सेंटेंस का पार्ट हो सकता है। जैसे हम कह लें 5 वर्ड का हम एक सेंटेंस बना रहे हैं, मान लो एक सेंटेंस बनाने में 5 वर्ड की ज़रूरत पड़ी, तो उसमें से हम कह लें कि 3 वर्ड को हम क्या कह सकते हैं, फ्रेज कह सकते हैं। ऐसा अभी हम एग्जाम्पल से देख लेंगे। तो फ्रेज क्या है, फ्रेज ये सेंटेंस का ही एक पार्ट है। आगे हम देखते हैं, एग्जाम्पल से हमें बेहतर समझ में आएगा। तो क्या, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है। एंड डज द वर्क ऑफ ए नाउन, हाँ अगर ये पार्ट हुआ, सेंटेंस का एक पार्ट हुआ, तो क्या क्या ये कार्य करेगा सेंटेंस में, सेंटेंस में ये कार्य कर सकता है, एक नाउन का कार्य कर सकता है, या एक एडजेक्टिव का कार्य कर सकता है, या एक एडवर्ब का कार्य कर सकता है। अभी हमने पीछे बात की थी कि जब तक हम इन वर्डों को जान नहीं लेते हैं कि जो हम नाम दे रहे हैं, नाम उनके कार्य के आधार पर दे रहे हैं और कार्य के आधार पर ही उनका नाम रखा जा रहा है। तो देखिए यहाँ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव जब तक ये क्या है ये नहीं जान लेते हैं, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि यहाँ हम कह रहे हैं एक वर्ड को कहेंगे नाउन, एक वर्ड नाउन का कार्य कर सकता है, एक वर्ड प्रोनाउन का कार्य कर सकता है, एक ही वर्ड एडजेक्टिव का कार्य कर सकता है। और यहाँ हम कह रहे हैं कि फ्रेज क्या है, एक से अधिक वर्ड है, और हम यहाँ कह रहे हैं ये कार्य क्या कर सकते हैं, एक से अधिक वर्ड क्या कार्य कर सकते हैं, नाउन का कार्य कर सकते हैं। देखिए ये नाउन का कार्य कर सकता है, एडजेक्टिव का कार्य कर सकता है और एडवर्ब का कार्य कर सकता है। यानी हम कह रहे हैं शब्दों का एक समूह जो किसी वाक्य का एक भाग होता है, तथा उस वाक्य में वो क्या काम करेगा, नाउन का कार्य कर सकता है, या एडजेक्टिव का या एडवर्ब का कार्य कर सकता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। अभी तक हमने कहा एक वर्ड को ही हम नाउन कहेंगे, यहाँ हमने बात की कि एक वर्ड ही हमारा क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। एक वर्ड को ही हमने कहा प्रोनाउन कहलाएगा, एक वर्ड को ही हमने कहा एडजेक्टिव कहलाएगा। लेकिन आगे हम बात कर रहे हैं जिसे हम फ्रेज कह रहे हैं, वो एक से अधिक वर्ड है, एक से अधिक वर्ड है। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि किसका किसका कार्य कर सकता है, नाउन का कार्य कर सकता है, एडजेक्टिव का कार्य कर सकता है और एडवर्ब का कार्य कर सकता है। इन 3 कार्य ये भी कर सकता है। इस आधार पे फ्रेज क्या हो जाएगा, 3 प्रकार का हो जाएगा। आपको ये डिटेल में तब समझ में आएगा जब हमें पहले नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब पहले ही कायदे से पता हो, तब तो हमें क्या करना होगा, पहले वही नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब हमें कायदे से समझना होगा कि भाई वो क्या कार्य करते हैं, कब उन्हें नाउन कहा जाता है, कब एडजेक्टिव कहा जाता है, कब एडवर्ब कहा जा सकता है। तो बेसिक रूप से हमें पहले वो जानने की ज़रूरत है। उसके बाद हम देखेंगे, वहाँ हम बात कर रहे हैं एक ही वर्ड को हम कह रहे हैं, वो एक ही वर्ड के नाम है। लेकिन यहाँ हम बात आगे आके कह रहे हैं कि एक से अधिक वर्ड हो जाएंगे तब भी उसे नाउन कह सकते हैं हम, नाउन का कार्य करेगा। और एक से अधिक वर्ड हो जाएगा तब भी एडजेक्टिव का कार्य कर सकता है, एक से अधिक वर्ड होगा तब भी एडवर्ब का कार्य कर सकता है। तो इस आधार पे जो फ्रेज होगा ये एक से अधिक वर्ड होगा और कार्य क्या करेगा, यानी एक सेंटेंस में ही ये उसका सेंटेंस का एक हिस्सा रहेगा, एक हिस्से को हम कहेंगे फ्रेज, और वो फ्रेज उस सेंटेंस में नाउन का कार्य कर रहा होगा या एडजेक्टिव का, एडवर्ब का कार्य कर रहा होगा। इस प्रकार से फ्रेज 3 प्रकार के हो जाएंगे। ऐसे ही हम आते हैं क्लाज का देखते हैं। क्लाज क्या है, क्लाज अपने आप में एक सेंटेंस है, अपने आप में एक सेंटेंस है। लेकिन हम देखते हैं ना कभी कभी एक ही क्या होता है, एक सेंटेंस हमारा जहाँ जाके ख़त्म होता है वो कई सेंटेंस से मिल करके बन जाता है। जब हम देखते हैं एक सेंटेंस कई सेंटेंस से मिल कर बन जाता है, तब उसमें से एक सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, क्लाज कहते हैं। यानी अलग अलग सेंटेंस को हम क्या कह लेते हैं, क्लाज कह लेते हैं। ये हम डिटेल में देखेंगे। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं, पहले हम फ्रेज का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम कहते हैं द बॉय वांट्स समथिंग, यानी वह लड़का कुछ चाहता था। तो ये देखिए ये क्या है, ये हमारा अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, और ऑब्जेक्ट का कार्य कोई नाउन या प्रोनाउन कर सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक ही वर्ड ये कार्य कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे ये प्रोनाउन है, यहाँ पे एक ही वर्ड कार्य कर रहा था। लेकिन नीचे सेंटेंस देखिए, हम कह रहे हैं कि द बॉय वांट्स टू गो होम, यानी वह लड़का घर जाना चाहता था। तो घर जाना जो 3 वर्ड हैं ये बता रहे हैं, जैसे हम कहे वो कुछ करना चाहता था, क्या करना चाहता था, तो इसका आंसर आया घर जाना चाहता था। तो देखिए 3 वर्ड मिल करके एक ही मीनिंग दे रहे हैं। जो यहाँ पे जो प्रोनाउन की जो मीनिंग दे रहे थे,
समथिंग जो प्रोनाउन था, ठीक है ना, इसकी जो मीनिंग दे रहे थे, एक ही वर्ड यहाँ दे रहा था, तो ये क्या है, एक ही वर्ड था। अब यहाँ 3 वर्ड मिल करके ये कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ समथिंग एक नाउन है, ठीक है, यहाँ समथिंग को हम कह लेंगे एक नाउन है, तो ये नाउन देखिए, ये नाउन का कार्य करना है, वो कहाँ जाना चाहता है, घर जाना चाहता है, 3 वर्ड मिल करके यहाँ नाउन का कार्य कर रहे हैं, तो इसे हम नाउन फ्रेज कहेंगे इस तरीके से। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पे कि द चीफ लिव्ड इन अ स्टोन हाउस। अब देखिए किसी नाउन के बारे में जो बताता है कि ये घर कैसा है, स्टोन का, यानी वह चीफ जो है, वह चीफ कहाँ रहता था, एक स्टोन के बने हुए घर में रहता था। यानी स्टोन यहाँ क्या कर रहा है, स्टोन यहाँ एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, यानी स्टोन के घर में रहता था इसका मतलब। तो ये नाउन जो हाउस हमारा उसके बारे में बता रहा है, तो क्या ये एडजेक्टिव है। अगर हम इसको इस तरीके से लिख लें, इसी स्टोन के लिए 3 वर्ड प्रयोग करें, जो किसके बारे में बता, तीनों वर्ड मिल करके इस हाउस के बारे में बता रहे हैं। देखिए कि यानी वह चीफ रहता था एक घर में जो क्या था, जो स्टोन का बना हुआ था। तो 3 वर्ड स्टोन का बना हुआ किसके बारे में बता रहे हैं, हाउस के बारे में। तीनों मिल करके एडजेक्टिव का कार्य कर रहे हैं। तो यही तब हमने बात की कि भाई एक वर्ड भी काम कर सकता है नाउन का, एक से भी अधिक भी वर्ड। अगर एक से अधिक वर्ड नाउन का कार्य कर रहा है तो वो नाउन फ्रेज कहलाएगा, तब नाउन नहीं कहलाएगा। अगर एक से अधिक वर्ड जो है एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है तो वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा, ऐसे एडजेक्टिव का कहलाया है। ऐसे हम देखेंगे राम रैन क्विकली, यानी राम क्या है, तेजी से दौड़ा था, हम कह रहे हैं तेजी से दौड़ा था, ठीक है ना, तेजी से दौड़ा था। अब आगे हम कह लें, अब यही एक वर्ड में ना कह करके, अब ये एडवर्ब है यहाँ पे क्योंकि ये दौड़ने के बारे में बता रहा है। राम रैन विद ग्रेट स्पीड, 3 वर्ड से काम, राम जो है बहुत तेज गति के साथ दौड़ा था, तो सेंस वही आ रहा है देखिए कि बहुत तेज गति के साथ दौड़ा, लेकिन 3 वर्ड मिल करके अब ये बता रहे हैं इसके बारे में। और क्या कर रहे हैं, जो वर्ब के बारे में बताता है वो एडवर्ब होता है। तो ये 3 वर्ड मिल करके एडवर्ब का कार्य कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। तो हमने देखा कि भाई जो कार्य एक वर्ड करता है, वही कार्य एक से अधिक वर्ड करें, वही कार्य अगर करें तो उनको हम फ्रेज कहते हैं। आगे चलते हैं हम आगे क्लाज में। अब क्लाज देखते हैं, क्लाज क्या है। क्लाज क्या है, क्लाज ये शब्दों का एक समूह है, ठीक है ना, जो क्या अगर सेंटेंस का एक पार्ट ये भी बनाता है, एक ये भी सेंटेंस का एक भाग होगा तथा उसका लेकिन इसका स्वयं का एक सब्जेक्ट होगा, इसमें इसका खुद का एक सब्जेक्ट होगा और इसमें खुद की वर्ब होगी इसकी, यानी प्रेडिकेट होगा, खुद का सब्जेक्ट होगा, खुद का प्रेडिकेट होगा, यानी खुद अपने आप में ही ये एक सेंटेंस होता है। अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस होते हुए भी ये क्या करता है, एक सेंटेंस का हिस्सा होता है। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि हम कह रहे हैं ये खुद एक सेंटेंस है और एक सेंटेंस का हिस्सा है। भाई पहले ये समझिए आप, हम कई सेंटेंस को मिला करके, यदि हम कई सेंटेंस को मिला करके क्या करें, कई सेंटेंस को मिला करके एक सेंटेंस बना दें, और ऐसा कैसे किया जा सकता है, एक कंजंक्शन के माध्यम से हम जोड़ लेते हैं। अगर 2 सेंटेंस हमारे पास हैं, 2 सेंटेंस हमारे पास हैं, इनको हम क्या करते हैं, एक कंजंक्शन के माध्यम से जोड़ लेते हैं। अगर आपको 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, कंजंक्शन के माध्यम से उनको जोड़ लेते हैं। अगर हम जोड़ते हैं तो अब इन दोनों को मिला करके एक सेंटेंस बोलेंगे। वैसे हम जानते हैं एक सेंटेंस हमारा जा करके तब कंप्लीट होता है जब हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, जब फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे आप यहाँ देख लीजिए, इसी में जो यहाँ पे लैंग्वेज लिखी गई है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच, देखिए यहाँ पे कंजंक्शन लग गया विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, एंड एक कंजंक्शन लग गया। तो ये देखिए ये आ से शुरू हुआ और क्लास के बाद फुल स्टॉप लगा है, यहाँ पे जा करके इसका एक सेंटेंस कंप्लीट हम यहाँ कहेंगे, यहाँ ख़त्म हुआ। लेकिन इसी एक सेंटेंस में कई क्लास हो सकते हैं, इसमें कई क्लास हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ क्लास, देखिए आप अभी ये शायद ना समझ पाएँ, लेकिन देखिए अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ क्लास, एक ये यहाँ पे एक ये सेंटेंस का निर्माण कर रहा है। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा यहाँ पे तो 3 है, देख सकते हैं आप यहाँ पे विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, यहाँ तक एंड के बाद एक और वर्ब आ गई है। तो यहाँ तीन क्लास को मिला करके एक सेंटेंस का निर्माण किया गया है। तो हम ये सब डिटेल में पढ़ेंगे तब आप ये भी सीख पाएंगे, लेकिन आपको भी इतना जानना है कि भाई एक सेंटेंस तब कंप्लीट होता है जब क्या होता है, एक फुल स्टॉप हमें मिल जाए, एक फुल स्टॉप मिल जाए तब हम क्या कहते हैं, एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ। और इस सेंटेंस में इसका निर्माण, इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो सकती है, तो ये एक सिंपल सेंटेंस हो जाता है। यदि इसमें एक से अधिक फाइनाइट वर्ब आ जाए
तो क्या होगा, इसमें एक से अधिक क्लास होगी। जब एक से अधिक क्लास होगी यानी एक सेंटेंस का निर्माण हम कह रहे हैं कई फाइनाइट वर्ब से होगा। अभी ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, अभी फाइनाइट वर्ब भी आप यहाँ पे नहीं जानते हैं, तो आपको अभी इतना ही जानना है, इसीलिए इसको अभी समझाना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहले जानना होगा। तो पहले हम क्लास को जानने से पहले जो है सेंटेंस को जान लेते हैं। पहले सेंटेंस क्या है, पहले क्योंकि क्लास को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। सेंटेंस क्या है पहले, सेंटेंस देखिए, सेंटेंस का निर्माण होता है दो चीज़ों से। एक तरफ क्या हो, एक सब्जेक्ट हो जाए, दूसरी तरफ क्या आ जाए, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के यानी कि किसी सेंटेंस को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक हिस्से को सब्जेक्ट कहते हैं, दूसरे हिस्से को प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट के हिस्से में वो चीज़ होती है, सब्जेक्ट के हिस्से में, जैसे ये देखिए, सब्जेक्ट के हिस्से में यानी सेंटेंस का वह हिस्सा जो क्या करता है, जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है, उसे नाम देता है या उसके बारे में कुछ बताता है, वो क्या कहलाता है, वो सेंटेंस का वो हिस्सा सब्जेक्ट कहलाता है, वो सब्जेक्ट पार्ट हो जाता है। और दूसरा हिस्सा, उस सब्जेक्ट को अगर हम छोड़ दें, जिससे पूरे सेंटेंस में जिसकी बात की जा रही है, जिसके बारे में बताया जा रहा है या जिसे नाम दिया जा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सब्जेक्ट कह लेते हैं। बाकी जो हिस्सा बचा, जिसकी शुरुआत ही वर्ब से होती है, शुरुआत वर्ब से होती है, वो क्या कहलाता है, वो सेंटेंस का प्रेडिकेट वाला हिस्सा कहलाता है। और इसी प्रेडिकेट, देखिए सेंटेंस, ये जो सब्जेक्ट है हमारा, इस सब्जेक्ट के हिस्से में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे एक नाउन या प्रोनाउन का होना अति आवश्यक है। यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट है, सब हमने सेंटेंस को दो हिस्से में बांटा, सेंटेंस को हमने दो हिस्से में बांट लिया। यहाँ पे एक को कहा हमने सब्जेक्ट, दूसरे को कहा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वो हिस्सा है सेंटेंस का जो उस पूरे सेंटेंस में जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात हो रही या जिसे नाम दिया जा रहा है, वो क्या है, वो सेंटेंस का सब्जेक्ट वाला हिस्सा हो गया। यानी सब्जेक्ट वाले हिस्से में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, एक नाउन का होना या प्रोनाउन। नाउन किसी व्यक्ति का नाम होता है, प्रोनाउन उसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया गया शब्द होता है। तो ये क्या होगा, ये सब्जेक्ट वाले हिस्से में होगा। प्रेडिकेट क्या है, वो सब्जेक्ट क्या कार्य कर रहा है या उस जो वस्तु है उसको लेकर के क्या घटना घटित हो रही है, ये चीज़ प्रेडिकेट के हिस्से में होती है। यानी प्रेडिकेट क्या है, वाक्य का वह भाग है उस जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताएगा वो प्रेडिकेट होगा। प्रेडिकेट वाले हिस्से में क्या होना चाहिए, वर्ब का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ब के माध्यम से किसी घटना को बताया जाता है या किसी होने वाली क्रिया को बताया जाता है। तो सेंटेंस का निर्माण दो भागों से होगा, एक में होगा क्या, नाउन या प्रोनाउन होना आवश्यक है, दूसरे में वर्ब का होना आवश्यक है। बाकी और सारी चीज़ें हो सकती हैं, उनको हम बाद में देखेंगे डिटेल में, जब सेंटेंस में आएंगे तब हम देखेंगे वहाँ। तो यहाँ पे कम कम हमने बात की कि भाई जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है, इस भाग में कम से कम एक नाउन का होना आवश्यक होता है और वही मेन सब्जेक्ट कहलाता है। वास्तव में सब्जेक्ट वही है जिसे हम सब्जेक्ट वर्ड भी कहते हैं। यह अकेला इस हिस्से में, सब्जेक्ट वाले जो भाग है इसमें अकेले हो सकता है या इसके साथ कई चीज़ें हो सकती हैं, जैसे एडजेक्टिव हो सकता है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन हो सकता है जो कि पॉजेसिव केस में होगा, या पॉजेसिव एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन अपोजिशन केस में हो सकता है, जिरेंडियल इन्फिनिटिव हो सकता है, वर्डों का एक समूह हो सकता है जो एडजेक्टिव कहलाएगा, यानी कि एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, या कुछ डिटर्मिनर्स हो सकते हैं जिन्हें हम आर्टिकल के नाम से जानते हैं, ए, एन या द। तो इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी तो हम एक इंट्रोडक्शन ले ले रहे हैं। प्रेडिकेट वाले हिस्से में आते हैं। प्रेडिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक फाइनाइट वर्ब का होना। अब फाइनाइट वर्ब क्या होती है, फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब है जो सब्जेक्ट के अनुसार चलती है, यानी जिसका निर्धारण सब्जेक्ट के अनुसार होगा। यानी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट लगा हुआ है तो उसके हिसाब से वर्ब होगी, और अगर प्लूरल लगा हुआ है तो प्लूरल के हिसाब से वर्ब होगी। तो हम फाइनाइट वर्ब जो है वो प्रेडिकेट के हिस्से में कम से कम फाइनाइट वर्ब अवश्य होनी चाहिए, तभी एक सेंटेंस का निर्माण हो पाएगा। और बाकी उस वर्ब के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्रेडिकेट के पार्ट में, जैसे कि एक एडवर्ब हो सकता है, या एडवर्बियल एक्यूजेटिव हो सकता है, जिरेंडियल इन्फिनिटिव हो सकता है, या कई शब्द हो सकते हैं जो एडवर्ब का कार्य कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। एब्सोल्यूट फ्रेज हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे जब डिटेल में आएंगे तब। अभी तो हम यहाँ पे समझ भी नहीं पाएंगे कि चूँकि हम अभी ना तो एडजेक्टिव जानते हैं ना एडवर्ब जानते हैं। तो यहाँ से आप ये सारी चीज़ें जब आप वर्ड को वहाँ पे वर्ड के जो 8 प्रकार हैं उससे आप समझ पाएंगे, तब यहाँ डिटेल समझ पाएंगे। फिलहाल हमें इतना अभी यहाँ जानना है, सेंटेंस का निर्माण में दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है सब्जेक्ट
और सब्जेक्ट में वो चीज़ होती है जिसके बारे में पूरे सेंटेंस में बात की जाती है या उसे नाम दिया जा रहा होता है, और दूसरा हिस्सा होता है प्रेडिकेट का, जिसकी शुरुआत वर्ब से ही होती है। और वर्ब से शुरुआत होगी यानी सब्जेक्ट जैसे ख़त्म होगा उसके बाद वर्ब जहाँ से आएगी वो पूरा हिस्सा प्रेडिकेट का हो जाएगा, और उस प्रेडिकेट के हिस्से में एक फाइनाइट वर्ब का होना अति आवश्यक है। बाकी फाइनाइट वर्ब के साथ अन्य चीज़ें हो सकती हैं। ये हुआ सेंटेंस का निर्माण। तो कुल मिला के हमें इतना समझना है, वाक्य में देखिए वाक्य क्या पढ़ा हमने कि ये शब्द क्या है, शब्दों का एक समूह है जो एक कंप्लीट सेंस बनाएगा। कंप्लीट सेंस कहने का मतलब एक अर्थ देगा, एक भाव भाव प्रकट कर सकता है ये। और क्या होता है, ये किससे बनता है, सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट से, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से बनता है। प्रेडिकेट का मतलब है फाइनाइट वर्ब का होना अति आवश्यक है। तो जैसे ही हम सब्जेक्ट का नाम लेंगे, सब्जेक्ट का नाम लेंगे तो मतलब आपको समझना है सब्जेक्ट का नाउन या प्रोनाउन से। सब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन, और प्रेडिकेट वाले हिस्से में मेन चीज़ क्या है, फाइनाइट वर्ब। तो यानी किसी सेंटेंस का निर्माण हम कहेंगे कि क्या होगा, सब्जेक्ट और वर्ब से हो जाता है। आप कह लीजिए वर्ब मतलब फाइनाइट वर्ब। तो किसी सेंटेंस का निर्माण होने के लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब चाहिए, तो ये हमारा एक सेंटेंस बन जाएगा। और इसी प्रकार का, अगर इसी प्रकार का स्ट्रक्चर होता है हमारा जो हमने पढ़ा अभी क्लाज का, क्लाज में भी यही होता है। क्लाज में क्या होगा कि जैसे ही एक सब्जेक्ट होगा एक वर्ब होगा, वो क्या बना लेगा, एक क्लाज बना लेगा। अगर इसी प्रकार के कई फाइनाइट वर्ब एक ही सेंटेंस में आ जाएं, जैसे अभी हमने बात की, कि भाई एक ही सेंटेंस में क्या होता है, कई सेंटेंस को जोड़ करके एक बड़ा सा सेंटेंस बना दिया जाता है। उस बड़े से सेंटेंस में अगर एक से अधिक फाइनाइट वर्ब है तो इसका मतलब एक से अधिक क्लाज है उसमें। और प्रत्येक क्लाज का निर्माण कैसे हुआ है, वो क्या है, वो भी उसका उस क्लाज का खुद का एक सब्जेक्ट है, खुद का एक वर्ब है। तो उसे हम क्या कह सकते हैं, तो उसे हम खुद में एक सेंटेंस कह सकते हैं। यानी कुल मिलाकर हमारा निष्कर्ष ये निकला कि भाई ये क्लाज अपने आप में एक सेंटेंस है, बस ये अकेले नहीं रह सकता, ये अकेले नहीं रह सकता, एक क्लाज के साथ में एक और क्लाज आएगी तब सेंटेंस का निर्माण होगा। कहने का मतलब ये है। तो हमने अभी तक जो जाना, अब निष्कर्ष के रूप में देख लेते हैं। फ्रेज क्या है, एक सेंटेंस का एक हिस्सा है जो नाउन का कार्य कर सकता है या एडजेक्टिव का कार्य कर सकता है या एडवर्ब का कार्य कर सकता है। अब ये क्लाज क्या है, क्लाज अपने आप में एक सेंटेंस है जिसका निर्माण एक सब्जेक्ट और एक वर्ब से होगा। अपने आप में एक सेंटेंस है, जब ये अपने आप में एक सेंटेंस, हम इसे क्लाज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये अकेले नहीं प्रयोग होगा, इसके साथ में एक और क्लाज आएगी। यानी दो क्लाज, कम से कम दो क्लाज एक साथ में प्रयोग होती हैं। अगर दो क्लाज, अगर ये एक ही क्लाज अकेले एक क्लाज प्रयोग हो रही है तो उसे हम प्रिंसिपल क्लाज कहते हैं, यानी वो अपने आप में एक सिंपल सेंटेंस ही है, तो हम उसे सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं। लेकिन अगर एक से अधिक क्लाज प्रयोग हो रही है एक साथ, तो उसमें से एक क्लाज को हम कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लाज और दूसरी क्लाज को कहते हैं प्रिंसिपल क्लाज। ये हम क्लाज में देखेंगे डिटेल में जब आएंगे। तो अभी हम इतना समझ लेते हैं, क्लाज अपने आप में एक सेंटेंस है जिसका निर्माण एक सब्जेक्ट और एक वर्ब से होता है। और ये सेंटेंस को हमने पढ़ ही लिया, सेंटेंस का निर्माण कम से कम एक सब्जेक्ट एक वर्ब होना चाहिए, यानी इसका निर्माण दो हिस्सों से होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से। तो ये दोनों अपने आप में सेंटेंस हैं, लेकिन सेंटेंस और क्लाज में इतना अंतर है कि भाई क्लाज जो है ना, ये अपने अर्थ के लिए, क्योंकि इसमें एक, जब एक ही क्लाज रहेगी तो आप इसको क्लाज में नाम ना दे करके आप सेंटेंस ही से जनरली सेंटेंस ही कहेंगे। लेकिन अगर एक सेंटेंस का निर्माण एक से अधिक क्लाज से हो रहा है, यानी एक क्लाज के साथ एक और क्लाज आ जाती है, तब दोनों क्लाज को नाम देना आवश्यक हो जाता है। एक क्लाज को हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लाज, एक को कहते हैं प्रिंसिपल क्लाज। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है अधीनस्थ, हिंदी में कहें तो अधीनस्थ। अधीनस्थ मतलब जो किसी के अधीन कार्य करता है। अधीन कार्य करने का मतलब होता है वो अपने कार्य के लिए किसी पे निर्भर करता है, किसी पे आश्रित रहता है। ऐसे यहाँ पे ही है, सबऑर्डिनेट क्लाज वो क्लाज होगी जो क्या करेगी, सबऑर्डिनेट क्लाज वो क्लाज होगी जो अपने अस्तित्व के लिए, यानी अपने अर्थ के लिए वो दूसरी वाली क्लाज पे निर्भर करेगी। तो दूसरी वाली क्लास जिस पे निर्भर कर रही है वो मेन हो गया, तो मेन क्लास ये उसे प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। और जो क्लास अपने अर्थ के लिए निर्भर कर रही है उसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लास। इसी प्रकार से एक होती कोऑर्डिनेट क्लास। भाई कभी कभी क्या होगा, भाई दो क्लास ऐसी आ गई, दो हम करें जब दो दो ऐसे स्ट्रक्चर प्रयोग होंगे एक साथ में जिनका खुद का इसके पास सब्जेक्ट है। भाई हम कह रहे हैं दो क्लास अगर प्रयोग हो रही हैं एक साथ, तब हम कह रहे हैं ये क्लाज वाला काम तभी हम करेंगे जब दो क्लाज एक साथ आ रहे हैं। यानी दो क्लाज आने का मतलब है एक सब्जेक्ट, फिर यहाँ एक फाइनाइट वर्ब,
फिर इसी के साथ में एक और आ जाए ऐसा ही स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस में क्या फाइनाइट वर्ब, इसकी भी फाइनाइट वर्ब हो। अगर ये दोनों स्ट्रक्चर एक साथ प्रयोग हो जाए, अब आवश्यक हो गया कि हम इनको, ये एक क्लाज है, ये एक क्लाज है। अब क्लाज क्यों कह रहे हैं इसे, ये क्लाज है, देखिए ये क्लाज है और ये भी क्लाज है, तो इसमें से एक क्लाज क्या है, एक क्लाज दूसरे क्लाज पर निर्भर कर सकती है। निर्भर कब करेगी, देखो अगर ये क्लाज अपने अर्थ के लिए इस वाली क्लाज पर निर्भर कर रही है, तब हम इस वाली क्लाज जिस पे निर्भर करे उसे कहेंगे प्रिंसिपल क्लाज या मेन क्लाज, और जो निर्भर करे उसे कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लाज। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है अधीनस्थ, यानी जो किसी पे आश्रित रहे। जरूरी, ये भी जरूरी नहीं है कि ये इस पर निर्भर ही करे, अगर ये भी अपना अर्थ पूरी तरीके से बता पा रही बिना इस पर निर्भर हुए, और ये भी अपने आप पे इस पर बता पा रही अर्थ है, तो हम दोनों क्लाजेस को क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट क्लाज। कोऑर्डिनेट एक वर्ड है, कोऑर्डिनेशन सुना होगा आपने, कोऑर्डिनेशन मतलब होता है समन्वय बनाना। कोऑर्डिनेशन मतलब है समन्वय। समन्वय कब बनाई जाती है, सामंजस्य आप कह सकते हैं। सामंजस्य कब बनाया जाता है, जब दो समान लेवल की चीज़ें होती हैं तो उनके बीच में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, तो हमें दोनों के बीच में सामंजस्य बनाना होता है, समन्वय बनाना होता है कि हम दोनों एक साथ मिल करके कार्य करेंगे। स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं, लेकिन हम दोनों एक साथ में मिल करके कार्य कर लेते हैं। एक दूसरे पे कोई आश्रित नहीं है, बस क्या है, दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, यानी बराबरी का हिस्सा दोनों का है, तब ये क्या हो रहा है, ये कोऑर्डिनेशन हो रहा है। तो ऐसी दो क्लास अगर एक साथ में आ गई तो इनको हम क्या कहेंगे, हम कोऑर्डिनेटिंग क्लास कहेंगे। जब दो ऐसे स्ट्रक्चर जिनके पास खुद के सब्जेक्ट खुद के वर्ब हैं, यानी अपने आप में कंप्लीट एक सेंटेंस है, यानी दो सेंटेंसेस को हम एक साथ में जब जोड़ने लगेंगे तो उन्हीं को हम क्लास कहने लगते हैं। एक क्लास हमारी जो होगी वो क्या होगी, अगर दूसरी क्लास पर निर्भर कर रही है तो जो निर्भर कर रही है उसे हम सबऑर्डिनेट क्लास कहेंगे, और जिस पर निर्भर कर रही है उसे प्रिंसिपल क्लास कहेंगे। यदि ऐसा नहीं होता कि दोनों क्लासेज एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रही हैं, अपने आप में स्वतंत्र हैं, यानी अपने आप में खुद में अपना अर्थ प्रकट कर ले रही हैं, यानी दोनों मेन क्लास हैं, दोनों मेन क्लास हैं या हम कहें प्रिंसिपल क्लास हैं, तो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करेंगे, तब इसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग क्लास। और इन दोनों क्लासेस को जोड़ने के लिए जिस वर्ड का इस्तेमाल हम करते हैं उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं कंजंक्शन। इस आधार पे दो तरीके के कंजंक्शन हो जाते हैं। अगर दो कोऑर्डिनेटिंग क्लास को जोड़ना है तो देखो कोऑर्डिनेशन कराना है तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा, और अगर एक क्लास सबऑर्डिनेट क्लास है, एक हमारी प्रिंसिपल क्लास है, इनको जोड़ना है तो यहाँ क्या आएगा, सबऑर्डिनेटिंग क्लास आएगा, सॉरी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा। तो कंजंक्शन क्या होते हैं, कंजंक्शन दो क्लास को जोड़ने के लिए हम पढ़ेंगे कंजंक्शन, तो दो वर्ड या दो फ्रेज या दो क्लास को जोड़ने या दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो वर्ड प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को कंजंक्शन कहते हैं। तो हमने कुल मिलाकर के मोटा मोटा ये जान लिया है, बाकी हम सेंटेंस में अगले पार्ट में थोड़ा सा और जान लेंगे, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे। अभी हो सकता है आप बेहतर रूप में ये चीज़ें ना समझ पा रहे हों, आपको कन्फ्यूजन लग रहा हो काफ़ी कुछ, थोड़ी सी हम इनके बारे में अगले पार्ट में और बात कर लेंगे। नहीं तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, क्योंकि आप इसको बेहतर इसीलिए समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप अभी वर्ड जो है, वर्ड में जो हमने 8 प्रकार के वर्ड कहे वो उनके कार्यों के आधार पर उन्हें नाम दिया गया है, वो क्या कार्य करते हैं और कब उन्हें वो नाम दे दिया जाता है। जब तक आप ये नहीं जान लेंगे, भाई आप जब एक ही वर्ड को पहले जानिए, एक वर्ड को जान करके उसके वो क्या कार्य कर रहा है सेंटेंस में, तब उसका उस आधार पर नाम मिल रहा है। जब आप एक वर्ड का जान पाएंगे तब आगे आप जान पाएंगे भाई क्यों हम इसे एडजेक्टिव कह दे रहे हैं, क्यों एडवर्ब कह दे रहे हैं, तभी आप ये जान पाएंगे। तो ये जान पाएंगे जब एक वर्ड के द्वारा आप जान पाएंगे। और यही कभी कभी क्या होता है, वो कार्य एक वर्ड ना करके कई वर्ड कर लेता है, तो उसे हम फ्रेज कहते हैं। तब हम फ्रेज के लेवल पे आके समझेंगे, पहले हम वर्ड के लेवल पे समझना अति इंपॉर्टेंट है, तो हम वहाँ पे जानेंगे। लेकिन हर जगह हम चूँकि एग्जाम्पल सेंटेंस के रूप में लेंगे, सेंटेंस के माध्यम से समझाएंगे चीज़ें, तो वहाँ पे हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानना अति आवश्यक है। तो मोटा मोटा हमें सेंटेंस के बारे में क्या जानना है कि सेंटेंस का निर्माण दो पार्ट्स होता है, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के पार्ट में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, प्रेडिकेट के पार्ट में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन चाहे कुछ हो या ना हो, सब्जेक्ट के पार्ट में क्या होना चाहिए, एक नाउन या प्रोनाउन का होना अति आवश्यक है। ऐसे ही प्रेडिकेट के बारे में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन एक फाइनाइट वर्ब का होना अति आवश्यक है। बिना इसके सेंटेंस का निर्माण नहीं हो सकता है। हम देखेंगे बिना सब्जेक्ट के भी सेंटेंस का निर्माण हो जाता है, और उस केस में हम वहाँ पे एक प्रोनाउन हमारा यू, जिसे अंडरस्टूड हम समझते हैं कि अगर यहाँ पे जैसे एक फाइनाइट वर्ब का ही सीधे प्रयोग कर दिया जाए, मान लो मेक हमने लिखा,
मान लो हमने लिखा मेक, ये अपने आप में एक सेंटेंस है क्योंकि एक फाइनाइट वर्ब है, लेकिन इसका सब्जेक्ट कहाँ है? तो सब्जेक्ट में अंडरस्टूड समझा जाता है यू, कि हम सामने वाले से बात करते हैं, तुम बनाते हो, ठीक है। ऐसे इस तरीके से हमें ध्यान देना होगा कि हम यहाँ पे एक सेंटेंस का निर्माण एक फाइनाइट वर्ब से अकेले किया जा सकता है। तो थोड़ा सा हम सेंटेंस के बारे में अगले पार्ट में और जान लेंगे, उसके बाद हम अपने जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आकर के डिटेल में उनके बारे में बातें करेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं।